फिल्म की शुरुआत एक महिला एना से होती है। उसका बेटा जीन उसे नींद से जगाता है ताकि वो स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा सके। जीन उससे कहता है कि वो आज काम से छुट्टी ले ले क्योंकि आज उसका अंडर वाटर डाइविंग टेस्ट है। वो पिछले 2 दिनों से इसी टेस्ट की तैयारी कर रहा होता है। एना उठती है लेकिन उसे घर के बाहर से आवाज सुनाई देती है। खिड़की खोलकर वो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। फिर वो जीन के लिए नाश्ता बनाने लगती है। साथ साथ वो रोज की तरह अपनी माँ को फोन करके हाल चाल पूछती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ के इलाके में भी तेज बारिश हुई है। ये सुनकर एना को लगता है कि ये सब कुछ असामान्य है। तेज तूफान शुरू हो जाता है और लंबे समय तक चलने वाला होता है। एना की माँ उसे बताती है कि वो आज काम पर नहीं जाएगी। कॉल खत्म करने के बाद एना अपने बेटे के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। अचानक वो देखती है कि जमीन अजीब तरीके से पानी से भरने लगती है। जब वो सामने खिड़की से देखती है तो ऊंची पानी की लहरें पूरे इलाके को डुबोती नजर आती हैं। ये देखकर एना हैरान हो जाती है और उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखती है। उसी समय अलार्म सिस्टम से बिल्डिंग मैनेजमेंट की वार्निंग आती है। वो बताते हैं कि एक बड़ा फ्लड आ चुका है और पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच गया है। सभी रेजिडेंट्स को अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर जाने को कहा जाता है। ये भी बताया जाता है कि पानी की वजह से बिजली बंद हो चुकी है, इसलिए सभी एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। अब सभी लोगों को सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। एना तुरंत हरकत में आती है और अपने बेटे के कपड़े समेटने लगती है। तभी उसे एक कॉल आती है एक पुलिस ऑफिसर जो की तरफ से, जो उसे बताता है कि उसे उसकी सिक्योरिटी और रेस्क्यू की जिम्मेदारी दी गई है। वो एना से कहता है कि वो सामान छोड़ दे और सिर्फ अपने बेटे के साथ ऊपर की मंजिलों की तरफ जाए जब तक वो खुद वहाँ नहीं पहुँच जाता। यहीं हमें पता चलता है कि एना एक डॉक्टर है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल डिजास्टर प्रेडिक्शन की स्पेशलिस्ट है। यही वजह है कि वो पहले से ही हालात को लेकर हैरान और सतर्क थी। उन्हें पहले से पता था कि ऐसी कैटास्ट्रोफी होने वाली है, लेकिन एना इन बातों पर ध्यान नहीं देती। वो अपने बेटे की मेडिसिन उठाती है और उसे एक छोटे बैग में रख लेती है। फिर वो अपने बेटे को पीठ पर उठाकर बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वो चौंक जाती है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होता है। सारे लोग अपने घरों से निकलकर ऊपरी मंजिलों की तरफ भाग रहे होते हैं। इस वजह से सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। जल्द ही पता चलता है कि ऊपर जाने का रास्ता किसी चीज से ब्लॉक हो गया है। पड़ोसी सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। एना अपने बेटे को लेकर बिल्डिंग के आखिरी हिस्से में मौजूद इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ भागती है। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने बेटे को काम करने की कोशिश करती है ताकि वो डरे नहीं, लेकिन बच्चा सामने का डरावना दृश्य देख लेता है। वो पानी में तैरते लोगों को देखता है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एना उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे गाना सुनाने लगती है। वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ती है, लेकिन अचानक देखती है कि इमरजेंसी स्टेयर्स भी बंद हैं। पड़ोसियों ने वहाँ भी बहुत सारा सामान रख दिया होता है। एना सीढ़ियों के किनारे से निकलने की कोशिश करती है। उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। मजबूरी में उसे वापस मेन स्टेयर्स की तरफ लौटना पड़ता है। वहीं उसे सामने वाली बिल्डिंग में जो दिखाई देता है, जो उसे ढूंढ रहा होता है। एना उसे आवाज देती है और इशारा करके अपनी जगह बताती है, लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है। वो उसे पास की एक पड़ोसी की अपार्टमेंट में जाते हुए देखती है। एना तुरंत उस अपार्टमेंट में दाखिल हो जाती है। वो तेजी से उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी ऊंची पानी की लहरें उनकी तरफ आती हैं। पानी खिड़कियां तोड़ देता है और पूरा अपार्टमेंट डूब जाता है। इस पल एना को एक पुरानी याद आ जाती है। वो खुद को अपने पति के साथ कार में देखती है जहां वो दोनों पानी में डूब रहे होते हैं, लेकिन एना तुरंत उस याद से बाहर निकल आती है। वो पानी के नीचे तैरकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। दुर्भाग्य से उसके बेटे की मेडिसिन वाला बैग उससे छूट जाता है। वो ऊपर आकर गहरी सांस लेती है और फिर दोबारा डुबकी लगाती है। वो डूब चुके लोगों की लाशों के बीच अपने बेटे को तलाशती रहती है। आखिरकार उसे जीन मिल जाता है। वो बेहोश होता है। एना उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। उसी पल एना की हालत बिगड़ने लगती है। तभी जो वहाँ पहुँचता है वो दरवाजा खोलता है और एना और जीन को बचा लेता है। वो दोनों को पानी से बाहर निकालते हैं। जो जीन को CPR देता है और उसे होश आ जाता है। एना अपने बेटे को गले लगाकर शांत करने लगती है। इसके बाद जो अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड करता है। वो बताता है कि उसने डॉक्टर एना और उसके बेटे जीन को रेस्क्यू किया है। वो उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने की तैयारी में है। फिर जो एना को बताता है कि उन्हें रूफटॉप पर जाना होगा। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आने वाला होता है। जब वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, जीन कहता है कि उसे सालों पुरानी एक घटना याद आ गई है। वो एक्सीडेंट, जब उनकी कार पानी में गिर गई थी और उसके पिता की मौत हो गई थी। एना उसे बीच में रोक देती है। वो उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय एना जो उसे कहती है कि
उसने नोटिस किया है कि पानी नमकीन है जबकि ये बारिश होनी चाहिए थी, जो उसे बताता है कि एक छोटा प्लेनेट अंटार्कटिका से टकराया है। इससे बर्फ पिघल गई और समुद्र का पानी बारिश के साथ मिल गया। वो एना को बताता है कि पूरा जापान डूब चुका है। इसका मतलब ये है कि जिस 30 मंजिला बिल्डिंग में वो हैं, वो भी थोड़ी ही देर में डूब जाएगी। ये सुनकर एना हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि एक्सपर्ट्स ने इस डिजास्टर की प्रेडिक्शन क्यों नहीं की। जो बताता है कि उन्हें कैटास्ट्रोफ का अंदाजा था, लेकिन वो समय रहते सही तैयारी नहीं कर पाए। वो ये भी बताता है कि आज पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ह्यूमन रेस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जो कहता है कि एना की जिम्मेदारी है एक नई ह्यूमन स्पीसीज बनाना, इसी वजह से वो उसे बचाने आया है। वो उसे याद दिलाता है कि वो उन 2 लोगों में से एक है जिन्होंने AI के जरिए ह्यूमन इमोशन सिस्टम डेवलप किया था। वो बताता है कि उसकी मैनेजर ह्युन गायब हो चुकी है। उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उसे डेड मान लिया गया। अब एना ही उनकी आखिरी उम्मीद है। जो ये भी बताता है कि लैब में ह्यूमन लाइक बॉडीज तैयार कर ली गई हैं। उनमें इंटेलिजेंस है और रिप्रोडक्शन की एबिलिटी भी है, बस उनमें ह्यूमन इमोशन सिस्टम डालना बाकी है। अब पूरा फ्यूचर एना पर डिपेंड करता है। जो उसे बताता है कि जब वो कंपनी पहुंचेगी तब उसे सब कुछ साफ समझ आ जाएगा। बाकी घटनाएं इसी समय आगे बढ़ती हैं। जीन अपनी माँ से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। तीनों वापस जाकर एक अपार्टमेंट में घुसते हैं और जीन को बाथरूम ले जाते हैं। इसी दौरान जो कमांड को इन्फॉर्म करता है कि वो लोग 15th फ्लोर पर हैं। उसकी बातों से साफ लगता है कि वो एना से कोई बात छुपा रहा है। वो जानबूझकर उसे पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि एना बिना किसी दबाव के उसका साथ दे रही है। कॉल खत्म होने के बाद एना जो के डिवाइस से अपनी माँ को फोन करती है। उसकी माँ बताती है कि वो अपनी बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर तक पहुँच गई है, लेकिन वो कहती है कि इस कैटास्ट्रोफी में उसे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। वो एना से कहती है कि उसकी चिंता न करे और सिर्फ खुद और जीन को बचाने पर ध्यान दे। एना रोते हुए अपनी माँ को अलविदा कहती है और कॉल काट देती है। उसी समय जीन बाथरूम से बाहर आ जाता है। अचानक पानी के प्रेशर की वजह से गैस पाइप्स फट जाती हैं, जो उन्हें लेकर जल्दी से कोई रास्ता ढूंढने लगता है। इससे पहले कि आग पूरे अपार्टमेंट में फैल जाए, उनके पास बैल्कनी से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। भागते समय एना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है, लेकिन वो जल्दी से पानी की सरफेस पर आ जाती है। वो एक प्लास्टिक बोर्ड पकड़ लेती है ताकि डूब न जाए। वो अपने बेटे को आवाज देकर बताती है कि वो ठीक है और उसके पीछे आ रही है। इसके बाद वो तैरना शुरू करती है और वापस बिल्डिंग की तरफ जाती है। आखिरकार वो खुद को 10th फ्लोर पर पाती है। वो एलिवेटर के अंदर फंसी अपनी एक पड़ोसन की आवाज सुनती है। एना उसे बचाने के लिए एलिवेटर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है और एना डूब जाती है। इस पल एना को फिर से अपना पुराना हादसा याद आता है। वो उस दिन को याद करती है जब उनकी कार पानी में डूब गई थी। उस वक्त एना कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वो अपने पति और बेटे को ठीक होने का भरोसा दिलाती है। उसका पति वो बेटे की सीट बेल्ट खोलता है और कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पति कार में फंस जाता है और हिल नहीं पाता। एना के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो अपने पति को वहीं छोड़कर अपने बेटे को लेकर पानी से बाहर निकलती है ताकि उसका बेटा डूब न जाए। अचानक एना उस याद से बाहर आती है। वो पानी से ऊपर आती है और देखती है कि वो एलिवेटर से दूर बह चुकी है। वो अब 18th फ्लोर तक पहुंच चुकी होती है। वो टूट जाती है क्योंकि वो अपनी पड़ोसन को नहीं बचा पाती। उसी समय जो वहां पहुंचता है, वो एना से जल्दी ऊपर जाने को कहता है क्योंकि उसका बेटा ठीक नहीं है। एना दौड़कर जीन के पास जाती है। वो देखती है कि जीन को शुगर अटैक आ गया है। जो उससे बेटे की मेडिसिन के बारे में पूछता है। एना बताती है कि मेडिसिन वाला बैग उससे खो गया है। वो जीन को संभालती है और उसे इलाज देने के लिए दौड़ पड़ती है। वो सामने दिखने वाले पहले अपार्टमेंट में घुस जाती है। वो उस अपार्टमेंट के बूढ़े मालिक से माफी मांगती है। वो जीन को जमीन पर लिटाती है। फिर वो जल्दी से फ्रिज खोलती है और उसमें से जूस निकालती है। वो जूस में ज्यादा शुगर डालकर जीन को पिलाने लगती है। उसी समय एना को अपनी मैनेजर ह्युन के साथ जुड़ी एक पुरानी याद आती है। उस वक्त एना अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे को छोड़ देना चाहती थी। उसे लगता था कि वो एक जिम्मेदार मां नहीं बन पाएगी, लेकिन ह्युन उसे रोकती है और कहती है कि जल्दबाजी मत करो। वो बताती है कि लैब एक दिन एना से उसका बेटा वापस ले लेगा। साथ ही ह्युन से उसकी बेटी यूजीन भी वापस ले ली जाएगी। यही पता चलता है कि एना और ह्युन ने अपने बच्चों को खुद बनाया था। जीन और यूजीन ह्यूमन इमोशन सिस्टम की पहली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थे। ह्युन कहती है कि उसे पछतावा है कि उन्होंने अपने बच्चे बनाए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उनसे इतना ज्यादा जुड़ जाएंगे। तभी एना अपनी यादों से बाहर आती है। जीन होश में आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके कपड़े गंदे हो गए हैं।
एना उसे साफ करने के लिए जाती है। इसी दौरान वो देखती है कि सूरज निकल आया है और तूफान रुक गया है, लेकिन जो उसे बताता है कि ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है, तूफान फिर से लौट सकता है। इसके बाद जो उसे वो सच्चाई बताता है जो वो अब तक छुपा रहा था। वो कहता है कि लैब पहुंचते ही उसका बेटा उससे छीन लिया जाएगा। जो ये भी बताता है कि वो खुद उन बच्चों में से एक है जिन्हें उनकी माओ ने छोड़ दिया था। इसी वजह से वो इंसानी जाति की फितरत से नफरत करता है। वो जानबूझकर एना को ये सब बताता है। वो उसका रिएक्शन देखना चाहता है जब उसे पता चले कि उसका बेटा उससे ले लिया जाएगा। एना पर इस बात का असर पड़ता है, लेकिन वो अपने इमोशंस छुपा लेती है। वो चुप रहती है और जो को कोई जवाब नहीं देती। उसी पल तूफान दोबारा लौट आता है। तीनों जल्दी से जीन को लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय एना एक आदमी को जमीन पर बैठा देखती है। उसके सामने उसकी प्रेग्नेंट पत्नी बैठी होती है। साफ दिखता है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो आदमी एना से मदद मांगता है, लेकिन जो कहता है कि उनके पास समय नहीं है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। एना उस आदमी से माफी मांगती है और उसे वहीं छोड़कर ऊपर चली जाती है। इस दौरान जीन उससे पूछता है कि वो महिला दर्द में क्यों है। एना उसे बताती है कि वो महिला बच्चे को जन्म देने वाली है। जीन पूछता है कि क्या एना को भी उसे जन्म देते समय इतना दर्द हुआ था। ये सुनकर एना भावुक हो जाती है। वो चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। वो जीन को अपनी पीठ से उतार देती है। एना रोने लगती है। तभी जो आता है और बताता है कि बस एक ही फ्लोर बाकी है और वो रूफटॉप पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी पल एना टूट जाती है। वो जो से कहती है कि वो अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती। जो उसे बताता है कि वो उसकी मदद करेगा ताकि जीन उसके साथ रह सके। जो उसे लेकर तेजी से आखिरी फ्लोर तक पहुंचता है। वहां लैब की एक टीम मौजूद होती है। टीम की अगुवाई एक आदमी कर रहा होता है जिसका नाम किम है। किम एना को बताता है कि वो उसका बेटा ले जाएगा। लैब में जीन को न्यू ह्यूमन नंबर 77 कहा जाता है। एना को ह्यूमन इमोशन सिस्टम पर काम जारी रखना होगा। जब सोल्जर्स जीन को एना से छीन लेते हैं तो एना पूरी तरह टूट जाती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। इसके बाद एना दौड़कर जो के पास जाती है और उससे गुहार लगाने लगती है। एना उससे मदद मांगती है जैसा जो ने वादा किया था, लेकिन जो उसे चौंका देता है। वो बताता है कि उसने उसे धोखा दिया था। जो कहता है कि ह्यन मरी नहीं थी, वो अपनी बेटी यूजीन को लेकर भाग गई थी। ये इस बात का सबूत है कि ह्यन ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, जबकि एना जानते हुए भी उसके साथ आई कि उसका बेटा उससे लिया जा सकता है। ये कहकर जो उसे वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। एना टूट जाती है जब वो देखती है कि सोल्जर्स उसके बेटे को सेडेटिव इंजेक्शन दे रहे हैं। वो उसका सिर मुंडवाने लगते हैं ताकि उसका दिमाग खोल सके। एना भागकर किम के पास जाती है। वो उससे अपने बेटे को छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन किम मना कर देता है। वो कहता है कि एना का बनाया हुआ मॉडल सफल रहा है। वो यहाँ जीन की बात कर रहा होता है। किम बताता है कि लैब जीन का इस्तेमाल उसी जैसे और मॉडल्स बनाने के लिए करेगा। वो एना को याद दिलाता है कि यही बात उसने खुद कही थी जब उसने जीन को बनाया था। उसी पल एना पीछे से गन शॉट की आवाज सुनती है। वो मुड़कर देखती है। वो देखती है कि सोल्जर्स ने जो को मार दिया है। किम उसे बताता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, सिर्फ एना को जाने की इजाजत है। एना अपने बेटे के पास लौटती है। वो उसे गले लगाती है और रोते हुए अलविदा कहती है। फिर वो सदमे की हालत में हेलीकॉप्टर की तरफ चल देती है। हेलीकॉप्टर में बैठते ही 2 सोल्जर्स आते हैं। उनके साथ जीन का ब्रेन होता है। ये उसके शरीर से निकाल लिया गया होता है। इसके बाद एना और जीन एक स्पेसशिप में होते हैं। वो लैब की टीम के साथ स्पेसशिप में होती है। स्पेसशिप धरती के चारों तरफ घूम रही होती है। उसी समय एना से एक व्यक्ति कांटेक्ट करता है जिसका नाम सू है। स्यू उसे बताता है कि वही इस मिशन का हेड है। वो बताता है कि अगले 15 मिनट में हजारों मीटियर फ्रैगमेंट्स धरती पर गिरने वाले हैं। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन रेस के पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए लैब ने 7 स्पेसशिप्स लॉन्च की है। ये स्पेसशिप्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भेजी गई हैं। इन स्पेसशिप्स में मौजूद लोग ही ह्यूमैनिटी के आखिरी सर्वाइवर्स हैं। एसयू बताता है कि वो लोग इजाबेला लैब जा रहे हैं। वहीं वो ह्यूमन बॉडीज बना सकते हैं। एना ही अकेली है जो उन बॉडीज में ह्यूमन इमोशंस डाल सकती है। सू ये भी बताता है कि इस बार वो सिर्फ बच्चे नहीं बनाएंगे, वो माँ और बच्चे दोनों बनाएंगे। इससे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तेजी से बढ़ सकेगा। नए ह्यूमन स्पीसीज को ग्रेट फ्लड के बाद की दुनिया में सरवाइव करने लायक बनाया जाएगा। लेकिन एना कहती है कि इंसानी जाति को सबसे पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट समझनी होगी और इसके लिए मैटरनल इंस्टिंक्ट का होना जरूरी है। वो कहती है कि ये इंस्टिंक्ट पहले मदर में डाली
जानी चाहिए क्योंकि बच्चे का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। एना तय करती है कि एक्सपेरिमेंट मदर पर किया जाएगा। वो बच्चे को माँ से छुपा दिया जाएगा। माँ को कई मुश्किलों से गुजरते हुए अपने बच्चे को ढूंढना होगा। अगर माँ फेल होती है तो एक्सपेरिमेंट को फिर से शुरुआत से दोहराया जाएगा। वो कहती है कि एक्सपेरिमेंट 0 से दोबारा शुरू होगा। अगर माँ बच्चे को ढूंढ लेती है तो एक्सपेरिमेंट सफल माना जाएगा। एसयू बताता है कि अगर माँ असफल रही तो इसका मतलब होगा ह्यूमन एक्सटिंक्शन। इससे पहले कि एना जवाब दे, सामने की स्पेसशिप टूट जाती है। उसका मलबा उनकी तरफ आता है और उनकी स्पेसशिप को भेद देता है। इसके बाद कहानी एक नए समय में पहुंच जाती है। एना नींद से जागती है जीन की आवाज पर। जीन कहता है कि अपार्टमेंट एक स्विमिंग पूल बन गई है। तभी दिखता है कि एना की टी शर्ट पर 491 लिखा है। एना हैरान होकर उठती है। उसी समय उसे जो का कॉल आता है। जो बताता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन और रेस्क्यू का जिम्मेदार है। कॉल के दौरान जीन एना को अपनी ड्राइंग दिखाना चाहता है, लेकिन एना उसे डांट देती है और दूर कर देती है क्योंकि वो कॉल पर ध्यान देना चाहती है। इसी बीच जो उससे कहता है कि वो रूफटॉप पर चली जाए। जब तक वो वहाँ पहुँचता है वो जोर देकर कहता है कि जीन को भी साथ ले जाए। ये सुनकर एना को ह्यून की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि लैब उसका बेटा उससे छीन लेगा। एना तुरंत जो से कॉल काट देती है। वो जीन की मेडिसिन उठाती है और उसे एक छोटे बैग में रखती है। फिर वो जीन को ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे जीन क्लोजेट के अंदर छुपा मिलता है। वो उससे नाराज होता है। एना उसे समझाती है कि ये नाराज होने का समय नहीं है। वो उसे बताती है कि अभी उसे उसकी बात माननी होगी। जीन उसकी बात मान लेता है। एना उसे जल्दी से अपनी पीठ पर उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग में जो को देखती है, जो उसे आवाज दे रहा होता है। एना उससे बचने के लिए तेजी से भागती है। इसी दौरान तूफान और तेज हो जाता है। एक ऊंची पानी की लहर आती है और पूरा इलाका डूब जाता है। एना अपने बेटे के साथ तैरते हुए पानी की सतह तक पहुंचती है। वो जीन की मदद करती है ताकि वो वापस बिल्डिंग में घुस सके। लेकिन जैसे ही एना ऊपर आती है वो देखती है कि जीन उसे छोड़कर आगे चला गया है। एना उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। तभी एक और पानी की लहर टकराती है। वो जीन को पानी में देखती है। वो डूबने ही वाला होता है। एना तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाने जाती है, लेकिन इस दौरान जीन की मेडिसिन वाली बैग उससे खो जाती है। जब एना फिर से अपने बेटे की तरफ देखती है तो जीन वहाँ से गायब होता है। उसी पल एना को एक याद आती है। वो खुद को एयरप्लेन में देखती है जहाँ वो जीन की स्विमिंग गॉगल्स पकड़े होती है। वो अपनी जेब में हाथ डालती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि गॉगल्स अब भी उसके पास होती है। इसके बाद एना बेहोश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। तभी देखा जाता है कि उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 787 हो गया है। होश में आते ही एना जो को छोड़कर अपने बेटे को ढूंढने के लिए भागती है, लेकिन जो उसे रोक लेता है। वो उसे अपने फोन पर एक फोटो दिखाता है। उस फोटो में जीन लोगों के बीच चलता हुआ दिखाई देता है। वो स्टेयर्स की तरफ जा रहा होता है ताकि रूफटॉप पर पहुंच सके। जो एना को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनकी सिक्योरिटी टीम जीन को ढूंढने निकल चुकी है। जो कहता है कि उनकी टीम जीन को ढूंढ लेगी, लेकिन एना उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो जिद करती है कि जब तक उसे जीन नहीं मिल जाता वो खुद तलाश जारी रखेगी। जो उसे पकड़कर रूफटॉप की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एना उससे उसका गन छीन लेती है। वो गन जो की तरफ तानती है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है। जो जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक गैस पाइप्स फट जाती हैं। एना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिरने वाली होती है। जो आखिरी पल में उसे पकड़ लेता है। इसी समय उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 1931 हो जाता है। जो दोबारा कहता है कि उसे जीन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एना उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वो जो को छोड़ देती है और पानी में कूद जाती है। एना वापस बिल्डिंग के अंदर जाती है। वो खुद को फिर से 10th फ्लोर पर पाती है। वो एलिवेटर की तरफ जाती है। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा कर पूछती है कि क्या कोई अंदर है। अंदर से एक बच्ची की आवाज आती है। उसका नाम जी होता है। जी पूछती है कि एना को कैसे पता चला कि वो एलिवेटर में फंसी है। एना भी हैरान होती है कि उसे ये बात कैसे पता थी, लेकिन वो इस सवाल को नजरअंदाज कर देती है। एना पानी के अंदर डुबकी लगाकर एलिवेटर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना दोबारा जिंदा हो जाती है। वो फिर से एलिवेटर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो जी से कहती है कि वो दरवाजा खोलने का सामान लेने जा रही है और वापस आएगी। इस समय उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 4007 हो जाता है। एना एक लकड़ी का टुकड़ा लाती है। वो उसकी मदद से एलिवेटर का दरवाजा खोल देती है। वो जी को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद एना जी को पास के एक अपार्टमेंट में ले जाती है। वो उसके गीले कपड़े बदलवाती है। एना उसे शांत करती है और उसकी सेफ्टी का भरोसा दिलाती है। एना जी को बताती है कि उसके दादाजी ठीक हैं और अभी अपनी अपार्टमेंट में ही हैं। ये सुनकर जी हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि एना को कैसे पता चला कि वो अपने दादाजी के पास जा रही थी। एना खुद भी
हैरान होती है और कहती है कि उसे नहीं पता उसे ये कैसे मालूम हुआ। इसके बाद एना जी से कहती है कि वो थोड़ी देर में मर जाएगी। वो जी को अपने बेटे जीन का हुलिया बताती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे जीन दिखे तो उससे कहे कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। जी बताती है कि जब वो एलिवेटर में फंसी थी तब उसने 2 लड़कों को एक बच्चे से बात करते हुए सुना था। वो लोग उस बच्चे से उसकी माँ के बारे में पूछ रहे थे। वो ये भी पूछ रहे थे कि क्या उसे अपार्टमेंट का डोर कोड पता है। जी बताती है कि वो लोग ऊपर वाले फ्लोर की तरफ गए थे। एना जी का शुक्रिया अदा करती है। वो तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पर अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। वहाँ वो 2 लड़कों को एक अपार्टमेंट से बाहर निकलते देखती है जो अभी अभी चोरी करके निकले होते हैं। उसे देखते ही वो दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं। अचानक अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है। वहाँ जो जी के साथ दिखाई देता है। बिना रुके जो उन दोनों लड़कों पर हमला कर देता है। वो एक को पानी में फेंक देता है, दूसरे को पकड़कर मारता है ताकि उसे जीन के बारे में पता चल सके। वो लड़का बताता है कि जिस बच्चे के बारे में वो पूछ रहा है वो उन्हें छोड़कर खुद ही चला गया था। ये सुनकर जो उसे भी पानी में फेंक देता है। इसके बाद जो एना को बताता है कि किसी ने उसके बेटे का अपहरण नहीं किया है। जीन खुद ही किसी जगह छुप गया है। जो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि जीन कहाँ छुप सकता है। एना कहती है कि उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एना कहती है कि उसे नहीं पता। ये सुनकर जो हैरान हो जाता है। वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उसी वक्त एना पास के कमरे में एक पुराना दृश्य देखती है। वो पल जब वो अपने बेटे को शुगर अटैक से बचाने के लिए जूस पिला रही थी। एना वापस जी के पास जाती है। वो उसे बताती है कि अब वो जा रही है। वो जी को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो अपने दादा दादी को छोड़ दे, लेकिन जी मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने दादा दादी के साथ ही रहेगी। वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तभी जी की दादी एना को जूस की एक बोतल देती है। वो कहती है कि ये उसके बेटे के लिए है। एना हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि उन्हें कैसे पता कि उसके बेटे को डायबिटीज है, लेकिन एना सवाल नहीं बढ़ाती। वो जूस की बोतल लेती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर उसे फिर से जो मिल जाता है, जो उसे बताता है कि सिक्योरिटी टीम बिल्डिंग में पहुंच चुकी है। वो जीन को ढूंढते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाता। ये सुनकर एना को वो पल याद आता है जब सोल्जर्स ने उसके बेटे जीन को इंजेक्शन दिया था। वो बहाना बनाती है कि उसे जीन को खुद ढूंढना होगा। वो कहती है कि उसे जूस पिलाना जरूरी है वरना उसे फिर से शुगर अटैक आ सकता है। जो उसके पीछे चलता है। वो कहता है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। वो एना को बताता है कि जीन उसे छोड़कर खुद चला गया था। वो पूछता है कि कोई बच्चा ऐसा क्यों करेगा। ये सुनकर एना टूट जाती है। वो कहती है कि यही वजह है कि वो उसे ढूंढना चाहती है। वो मानती है कि पहले भी वो उसे ढूंढने में असफल रही थी। यही साफ हो जाता है कि ये सब वही एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में एना ने पहले मिशन के दौरान बताया था। उसने कहा था कि वो माँ को अपने बच्चे को ढूंढने देगी। उसके रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स रखे जाएंगे। अब साफ हो जाता है कि एना की टी शर्ट पर बदलने वाला नंबर असल में उसके अटेम्प्ट्स का नंबर है। हर बार जब वो अपने बेटे को ढूंढने में फेल होती है, एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू हो जाता है। इस समय एना जो उसे विनती करती है कि वो उसके साथ जीन को ढूंढे। वो बताती है कि वो ज्यादातर अपार्टमेंट्स देख चुकी है, अब बस कुछ ही अपार्टमेंट्स बाकी हैं। एना जो उसे कहती है कि वो एक एक करके कुछ अपार्टमेंट्स देखे और वो खुद बाकी अपार्टमेंट्स देखेगी। जो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो खुद भी हैरान होता है कि वो बिना सोचे उसकी बात क्यों मान रहा है। एना आगे बढ़ती है। ढूंढते ढूंढते उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 7993 हो जाता है। वो 28th फ्लोर तक पहुंच जाती है। वहाँ उसे उसी प्रेग्नेंट वुमन की आवाज सुनाई देती है जिसे उसने पहले देखा था। इस बार वो महिला बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। एना उसके पास जाती है और उसकी मदद करती है। वो उस महिला को अपने बच्चे को गोद में लिए देखकर भावुक हो जाती है। तभी उस महिला का पति दौड़ता हुआ आता है। वो पानी लेकर आता है ताकि डिलीवरी में मदद कर सके। वो बहुत खुश होता है जब देखता है कि उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। महिला अपने पति से कहती है कि उसने पहले ही सपना देखा था कि जिस दिन उसका बच्चा पैदा होगा उस दिन एक बड़ी स्टॉर्म आएगी। ये सुनकर एना को जीन की बात याद आ जाती है। वो पल जब जीन ने कहा था कि उसने भी एक सपना देखा है। उसने वो सपना ड्रॉ किया था और वो एना को अपनी ड्राइंग दिखाना चाहता था। उस वक्त एना कॉल में बिजी थी और उसने जीन की ड्राइंग देखने से मना कर दिया था। एना को याद आता है कि जब उसने ड्राइंग नहीं देखी थी तब जीन ने कहा था कि उसने वो ड्राइंग उसके फोन पर भेज दी है। एना अपना फोन निकालती है। वो फोटोज चेक करती है और आखिरकार ड्राइंग देख लेती है। ये देखकर एना चौंक जाती है। जीन ने उसकी तस्वीर बनाई होती है और उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर बना होता है। ये वही सीन होता है जब एना ने पहले जीन को छोड़ा था और हेलीकॉप्टर में बैठी थी। एना तब और टूट जाती है जब वो देखती है
कि जीन ने उसी ड्राइंग की कई कॉपीज उसे भेजी हैं। उसे वो पल याद आता है जब जीन अपार्टमेंट में क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ था। उस समय जीन ने उससे कहा था कि वो काफी समय से उससे झूठ बोल रही है। ये सोचते ही एना तेजी से अपार्टमेंट की तरफ भागती है। वो उम्मीद में क्लोजेट खोलती है कि जीन अंदर होगा, लेकिन तभी सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे बेहोश कर देते हैं। जब एना होश में आती है तो वो ड्रग्स के असर में होती है। वहाँ जो मौजूद होता है वो उसे बताता है कि जैसे ही उन्हें जीन मिल जाएगा वो उसे पूरी तरह होश में ले आएंगे। अभी उसे रूफटॉप पर ले जाना जरूरी है ताकि मिशन पूरा किया जा सके। एना उसे बताती है कि सोल्जर्स उसे धोखा दे रहे हैं। वो कहती है कि जैसे ही वो रूफटॉप पर पहुंचेगा उसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर जो को वो पल याद आता है जब उसे गोली मारी गई थी। अब वो सच जानना चाहता है, इसलिए वो सोल्जर्स पर हमला करने का फैसला करता है। जो सोल्जर्स से लड़ता है और उन्हें मार देता है, लेकिन आखिरी सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। उसी पल एना उसकी मदद करती है। वो सोल्जर को गोली मार देती है और उसे खत्म कर देती है। इसके बाद जो जिंदा बच जाता है। उसे एक खास सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसे पूरा होश आ जाता है। इसके बाद एना जो के साथ बैठती है और उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि पहली बार जब उसने जीन को छोड़ा था उसके बाद हर अगली कोशिश में जीन गायब हो जाता था। वो ये भी बताती है कि जो बातचीत वो अभी जो से कर रही है ऐसी ही बातचीत हजारों बार पहले भी हो चुकी है। ये सुनकर जो को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। वो देखता है कि कैसे वो कई बार एना के साथ मिलकर सिक्योरिटी टीम से लड़ा था। एना आगे बताती है कि जीन को शुरू से ही सब कुछ पता था, इसी वजह से वो हर बार गायब हो जाता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे दोबारा छोड़ दे। एना कहती है कि जब भी जीन डरता है या गुस्सा होता है वो क्लोजेट के अंदर छुप जाता है। हर बार जब वो उसे ढूंढने की कोशिश करती थी सिक्योरिटी टीम उसे रोकने की कोशिश करती थी, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार उन्होंने जीन को उससे छीन लिया था। एना कहती है कि अगर वो इस बार जीन तक पहुँच भी गई तो हो सकता है जीन उसे देखना ही न चाहे, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे पहले छोड़ दिया था जब उसने उसे लैब के सोल्जर्स के हवाले कर दिया था। जो उसे समझाता है कि ये सोच गलत है। वो कहता है कि चाहे जीन हजारों बार गायब हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ से नफरत करता है, बल्कि वो उसका इंतजार कर रहा है कि उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचे। जो एना को हौसला देता है। वो कहता है कि उसे अपने बेटे को ढूंढना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना अपनी 21,499वीं अटेम्प्ट में है। वो पानी के नीचे सिक्योरिटी टीम के सोल्जर्स से लड़ती है। वो उन्हें हरा देती है और तेजी से रूफटॉप की तरफ बढ़ती है। वहाँ उसे एक बंद क्लोजेट दिखाई देता है। एना उसे खोलने के लिए आगे बढ़ती है। एना क्लोजेट खोलती है और अंदर जीन को पाती है, लेकिन वो बेहोश होता है। वो जल्दी से उसे जूस पिलाती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। एना उसके पास बैठ जाती है। वो रोते हुए उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे लगा होगा कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। तभी जीन होश में आता है। वो एना से कहता है कि उसने उसे छोड़ा नहीं था। वो उसे याद दिलाता है कि उसी ने जीन से कहा था कि वो क्लोजेट में छुपकर उसका इंतजार करे। इस पल एना को पहली बार की वो याद आती है जब उसने जीन को अलविदा कहा था। वो उसके पास गई थी और उसे बताया था कि रूफटॉप के पीछे एक क्लोजेट है। उसने जीन से कहा था कि वो वहाँ छुप जाए और तब तक इंतजार करे जब तक वो वापस न आ जाए। यहीं साफ हो जाता है कि ये सब एना की एक बड़ी चाल थी। उसने पूरे लैब को धोखा दिया था। उसका मकसद ये था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान वो जीन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके और धीरे धीरे लैब के सभी मेंबर्स को खत्म कर सके। अब ये भी समझ में आता है कि एना ने खुद एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने का फैसला क्यों किया। कहानी पीछे जाती है। उस पल पर जब स्पेसशिप का मलबा एना की शिप से टकराया था, वहाँ दिखाया जाता है कि एना के पेट में श्रैपनेल लग गया था। इसके बाद एना मिशन हेड से कहती है कि वही मदर की भूमिका निभाएगी जो अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करेगी। उसका मानना होता है कि इसी तरह वो ह्यूमन रेस में मैटरनल इंस्टिंक्ट डाल पाएगी। इसके बाद एना को मशीन से जोड़ दिया जाता है। उसकी मेमोरी डेटा निकाली जाती है। फिर उसे जीन की मेमोरी डेटा के साथ मर्ज किया जाता है जो पहले ही उसके दिमाग से ली जा चुकी थी। इसके बाद एना एक्सपेरिमेंट की मल्टीपल अटेम्प्ट्स शुरू करती है। एक्सपेरिमेंट के अंदर एना अपना जीन के साथ किया हुआ अग्रीमेंट भूल चुकी होती है। अब जीन उसे सब कुछ याद दिला देता है। उसी समय लैब के सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। एना अपनी जेब से स्विमिंग गॉगल्स निकालती है। वो गॉगल्स जीन को देती है और उसे पहनने को कहती है। वो जीन से कहती है कि वो पानी में कूद जाए। इसी दौरान एना लैब के सोल्जर्स पर हमला कर देती है। वो उन्हें रोकती है ताकि वो उसके बेटे को न ले जा सके। वो जीन से कहती है कि जल्दी पानी में कूदे। वो उसे बताती है कि वो भी उसके पीछे कूदेगी। जीन उसकी बात मान लेता है और पानी में कूद जाता है। उसी पल लैब का सर्वर क्रैश
नाश हो जाता है। पूरी एक्सपेरिमेंट रुक जाती है। इस तरह जीन लैब के प्रोग्राम को हरा देता है। वो खुद को एक्सपेरिमेंट से आजाद कर लेती है। एना भी पानी में कूद जाती है। वो तैरते हुए जीन तक पहुंच जाती है। तभी ऊंची ऊंची लहरें उनकी तरफ आने लगती हैं। एना को जीन की डाइविंग ट्रेनिंग याद आती है। वो जीन से कहती है कि अब वो दोनों साथ में पानी के नीचे डाइव करेंगे। उसी पल एक बड़ी लहर उन तक पहुंचती है। वो दोनों पानी के नीचे डूब जाते हैं। इस तरह एना और जीन की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही पूरी ह्यूमन रेस का अंत हो जाता है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।